भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी नींव एक निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया पर टिकी हुई है। इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मतदाता सूची है, जिसमें देश के सभी योग्य नागरिकों के नाम दर्ज होते हैं। लेकिन समय के साथ इस सूची में कुछ गलतियां आ जाती है, जैसे किसी व्यक्ति का निधन हो जाना या किसी का एक शहर से दूसरे शहर में बस जाना। इन्हीं गलतियों को सुधारने और मतदाता सूची को पूरी तरह से शुद्ध और विश्वसनीय बनाने के लिए चुनाव आयोग एक विशेष अभियान चलाता है, जिसे विशेष गहन पुनरीक्षण या अंग्रेजी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR कहा जाता है। यह एक साधारण वार्षिक संशोधन से कहीं अधिक गहन और विस्तृत प्रक्रिया है। SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य मतदाता वोट देने के अधिकार से वंचित न रह जाए और कोई भी अयोग्य व्यक्ति गलत तरीके से मतदान न कर सके। इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग के कर्मचारी, जिन्हें बूथ लेवल ऑफिसर BLO कहा जाता है, घर घर जाकर हर एक मतदाता की जानकारी का सत्यापन करते हैं। यह प्रक्रिया लगभग नए सिरे से मतदाता सूची बनाने जैसी होती है। इसका लक्ष्य एक ऐसी मतदाता सूची तैयार करना है जो एकदम सटीक हो, जिसमें न तो कोई फर्जी नाम हो और न ही किसी असली मतदाता का नाम छूटा हो। यह अभियान लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करता है, क्योंकि एक विश्वसनीय मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनाव का आधार होती है। यह अभियान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह दशकों के बाद पूरे देश में एक साथ लागू किया जा रहा है। आखिरी बार ऐसा व्यापक अभियान लगभग 21 साल पहले 2002 से 2004 में हुआ था। इतने लंबे समय के दौरान देश की आबादी में बड़े बदलाव आए हैं, लाखों युवा मतदाता बने हैं और कई लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं। इन सभी बदलावों को मतदाता सूची में सही ढंग से दर्ज करना एक बड़ी चुनौती है। SIR इसी चुनौती का समाधान है। ये सुनिश्चित करता है कि भारत की मतदाता सूची वर्तमान समय की वास्तविकताओं को दर्शाए और आने वाले चुनावों के लिए एक मजबूत और त्रुटिहीन आधार प्रदान करे, जिससे चुनावी प्रक्रिया में लोगों का विश्वास बना रहे। 2025-26 में शुरू हुआ राष्ट्रव्यापी SIR अभियान भारत के चुनावी इतिहास में एक मील का पत्थर है। ये पहली बार है जब चुनाव आयोग ने पूरे देश के लिए एक समान समय सारणी के तहत इस प्रक्रिया को लागू करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक और गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक हर राज्य में यह प्रक्रिया एक साथ चलेगी। यह एकरूपता सुनिश्चित करेगी कि मतदाता सूची को अद्यतन करने के नियम और प्रक्रियाएं हर जगह समान हों। इससे न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव न हो और हर नागरिक को अपनी जानकारी सत्यापित कराने का समान अवसर मिले। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया सामान्य मतदाता सूची संशोधन से बहुत अलग और अधिक व्यापक होती है। सामान्य संशोधन में मौजूदा सूची में केवल नए नाम जोड़े जाते हैं या गलतियों को सुधारा जाता है, लेकिन SIR में पूरी मतदाता सूची को लगभग शून्य से बनाया जाता है। इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है घर घर जाकर सर्वेक्षण करना। चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त बूथ लेवल अधिकारी BLO अपने निर्धारित क्षेत्र के हर घर का दौरा करते हैं। वे केवल यह नहीं देखते कि घर में कौन रहता है, बल्कि परिवार के हर सदस्य की पात्रता की जांच करते हैं, चाहे उनका नाम पुरानी सूची में था या नहीं। ये एक बहुत ही मेहनत और समय लेने वाला काम है, लेकिन यही SIR की सटीकता का आधार है। इस सर्वेक्षण के दौरान BLO हर परिवार को एक प्री प्रिंटेड फॉर्म देते हैं। इस फॉर्म में परिवार के उन सदस्यों के नाम पहले से लिखे हो सकते हैं जो पिछली मतदाता सूची में दर्ज थे। परिवार के मुखिया की यह जिम्मेदारी होती है कि वह इस जानकारी की जांच करे और अगर कोई गलती है, जैसे नाम की वर्तनी में, उम्र में या पते में, तो उसे सुधारे। इसके अलावा फॉर्म में परिवार के नए सदस्यों, जैसे जो हाल ही में 18 वर्ष के हुए हैं, का नाम जोड़ने के लिए भी जगह होती है। साथ ही उन सदस्यों के नाम हटाने के लिए भी सूचित करना होता है जिनका निधन हो गया है या जो स्थायी रूप से कहीं और रहने चले गए हैं। यह प्रक्रिया हर घर को अपनी मतदाता जानकारी को सही करने का मौका देती है। यह प्रक्रिया केवल जानकारी एकत्र करने तक सीमित नहीं है,
यह एक तरह से नागरिकता और निवास की पुष्टि का भी काम करती है। हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि आधार कार्ड का उपयोग केवल पहचान सत्यापन के लिए किया जाएगा, नागरिकता साबित करने के लिए नहीं। कुछ मामलों में, विशेष रूप से जहां किसी व्यक्ति के नाम को लेकर संदेह होता है, BLO अतिरिक्त दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल का प्रमाण पत्र या पासपोर्ट मांग सकते हैं। यह कदम इसलिए उठाया जाता है ताकि केवल भारतीय नागरिक ही मतदाता सूची में शामिल हों। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी विदेशी नागरिक या अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची का हिस्सा न बन पाए, जिससे चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता बनी रहती है। एक बार जब सभी घरों से फॉर्म एकत्र कर लिए जाते हैं, तो इस जानकारी को एक डिजिटल डेटाबेस में दर्ज किया जाता है। इस डेटा को फिर मौजूदा मतदाता सूची के साथ मिलाया जाता है ताकि डुप्लीकेट नामों की पहचान की जा सके। उदाहरण के लिए, यदि एक ही व्यक्ति का नाम 2 अलग-अलग पथों पर दर्ज है, तो सॉफ्टवेयर उसे चिह्नित कर लेता है। इसी तरह मृत या स्थानांतरित मतदाताओं की जानकारी को भी अद्यतन किया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया कई स्तरों पर जांच और सत्यापन से गुजरती है ताकि मानवीय या तकनीकी त्रुटि की संभावना को कम से कम किया जा सके। अंत में एक मसौदा मतदाता सूची तैयार की जाती है, जिसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। SIR की प्रक्रिया को कई स्पष्ट चरणों में बांटा गया है ताकि यह व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से पूरी हो सके। पहला चरण फॉर्म का वितरण और संग्रह है। 2025-26 के SIR अभियान में यह चरण 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक चला। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी BLO घर घर गए और हर परिवार को एक फॉर्म दिया। मान लीजिए एक परिवार में 4 सदस्य हैं, माता पिता और 2 बच्चे, जिनमें से एक हाल ही में 18 साल का हुआ है। BLO उन्हें जो फॉर्म देगा, उसमें माता पिता का नाम पहले से छपा हो सकता है। परिवार को यह जांचना होगा कि नाम और अन्य विवरण सही हैं या नहीं, और साथ ही 18 साल के हुए बच्चे का नाम जोड़ने के लिए आवेदन करना होगा। यह फॉर्म भरना और जमा करना हर नागरिक के लिए अनिवार्य बनाया गया है। दूसरा चरण मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन है। घर घर से एकत्र की गई जानकारी के आधार पर चुनाव आयोग एक प्रारंभिक या ड्राफ्ट सूची तैयार करता है। 2025-26 के अभियान में यह सूची 9 दिसंबर 2025 को प्रकाशित की गई। इस सूची को स्थानीय चुनाव कार्यालय, ग्राम पंचायत और ऑनलाइन चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि नागरिक खुद जाकर देख सकें कि उनका नाम सूची में सही ढंग से शामिल हुआ है या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने अपना पता बदलवाया था और वह ड्राफ्ट सूची में पुराना ही छपा है, तो उसे इस स्तर पर पता चल जाएगा और वह इसे सुधारने के लिए कदम उठा सकता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण दावे और आपत्तियां दर्ज करने का है। यह अवधि 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई। यदि किसी नागरिक को लगता है कि ड्राफ्ट सूची में उसका नाम गलत तरीके से हटा दिया गया है या किसी अपात्र व्यक्ति का नाम शामिल कर लिया गया है, तो वह इस अवधि में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि रमेश कुमार नाम के व्यक्ति का नाम सूची में नहीं है, तो वह फॉर्म 6 भरकर अपना नाम शामिल करने का दावा कर सकता है। इसी तरह, यदि उसे पता चलता है कि उसके पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति, जो अब दूसरे शहर में रहता है, उसका नाम अभी भी सूची में है, तो वह फॉर्म 7 भरकर आपत्ति दर्ज करा सकता है। यह चरण लोकतंत्र की सच्ची भावना को दर्शाता है, जहां नागरिक खुद प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं। अंतिम चरण सत्यापन और अंतिम सूची का प्रकाशन है। प्राप्त हुए सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा चुनावी पंजीकरण अधिकारी ERO द्वारा किया जाता है। वे दोनों पक्षों को सुनते हैं और जरूरत पड़ने पर सबूतों की जांच करते हैं। यह प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 तक पूरी की जाती है। सभी संशोधनों और सुधारों के बाद चुनाव आयोग एक अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करता है। 2025-26 के अभियान में यह सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। यह अंतिम सूची ही आने वाले सभी चुनावों का आधार होगी। इस पूरी चरणबद्ध प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होता है कि मतदाता सूची न केवल सटीक और अद्यतन है,
बल्कि इसे बनाने की प्रक्रिया भी पूरी तरह से पारदर्शी और जवाबदेह है। यदि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR जैसी प्रक्रिया नियमित अंतराल पर न की जाए तो मतदाता सूची में कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जो लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर सकती है। सबसे बड़ी समस्या अशुद्ध मतदाता सूची की है। समय के साथ लाखों लोग मर जाते हैं, लेकिन उनके नाम अक्सर मतदाता सूची से नहीं हटाए जाते। इसी तरह लाखों लोग पढ़ाई, नौकरी या शादी के कारण एक शहर से दूसरे शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं। ऐसे में उनका नाम पुरानी जगह की सूची में भी बना रहता है और नई जगह की सूची में भी जुड़ जाता है। इससे एक ही व्यक्ति के कई जगह वोट डालने की संभावना बन जाती है, जिसे डुप्लीकेट वोटिंग कहते हैं। SIR के बिना ऐसी लाखों भूतिया और डुप्लीकेट प्रविष्टियां सूची में बनी रहती है। दूसरी बड़ी समस्या योग्य मतदाताओं का छूटना है। जब मतदाता सूची को केवल मामूली रूप से संशोधित किया जाता है तो अक्सर उन लोगों के नाम छूट जाते हैं जो हाल ही में 18 वर्ष के हुए हैं या जो किसी नए इलाके में रहने आए हैं। कई बार प्रशासनिक लापरवाही या जानकारी के अभाव में वे अपना नाम दर्ज नहीं करा पाते। विशेषकर प्रवासी मजदूर, घुमंतू समुदाय के लोग या किराए के मकानों में रहने वाले लोग अक्सर इस प्रक्रिया से बाहर रह जाते हैं। SIR अभियान, जिसमें घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जाता है, इन छूटे हुए मतदाताओं को खोजने और उन्हें मतदाता सूची में शामिल करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। इसके बिना लाखों योग्य नागरिक अपने सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार यानी मतदान से वंचित रह सकते हैं। तीसरी समस्या चुनावी धोखाधड़ी की आशंका है। जब मतदाता सूची में बड़ी संख्या में मृत या स्थानांतरित लोगों के नाम होते हैं तो इसका दुरुपयोग होने का खतरा बढ़ जाता है। कुछ बेईमान तत्व इन नामों का उपयोग करके फर्जी वोट डलवा सकते हैं, जिससे चुनाव का परिणाम प्रभावित हो सकता है। इसे वोट रिगिंग या चुनावी धांधली कहा जाता है। एक अशुद्ध मतदाता सूची ऐसी धांधली के लिए उपजाऊ जमीन तैयार करती है। SIR प्रक्रिया इन सभी फर्जी और अयोग्य नामों को सूची से हटाकर इसे साफ सुथरा बनाती है। इससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित होती है और हर वोट की कीमत बनी रहती है। एक स्वच्छ मतदाता सूची राजनीतिक दलों के बीच विश्वास भी बढ़ाती है। अंत में एक अशुद्ध और अविश्वसनीय मतदाता सूची से आम जनता का चुनावी प्रक्रिया पर से विश्वास कम हो जाता है। जब लोगों को लगता है कि सूची में गड़बड़ियां हैं और फर्जी वोट पड़ रहे हैं तो वे मतदान के प्रति उदासीन हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके एक वोट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए एक बड़ा खतरा है। SIR जैसी पारदर्शी और गहन प्रक्रिया के माध्यम से चुनाव आयोग यह संदेश देता है कि वह एक निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे नागरिकों का व्यवस्था में विश्वास बहाल होता है और वे चुनाव प्रक्रिया में अधिक उत्साह के साथ भाग लेते हैं। इस प्रकार SIR केवल एक प्रशासनिक अभ्यास नहीं, बल्कि लोकतंत्र में जनता के विश्वास को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। 2025 में बिहार पहला बड़ा राज्य बना जहां विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया पूरी हुई और 28 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई। इस प्रक्रिया के नतीजे वाकई चौंकाने वाले थे और इससे एक बड़ा राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया। बिहार की मतदाता सूची से लगभग 47 लाख नाम हटा दिए गए, जबकि सिर्फ 21 लाख नए नाम जोड़े गए। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य के कुल मतदाताओं की संख्या में करीब 26 लाख की शुद्ध कमी आ गई। चुनाव आयोग ने साफ किया कि हटाए गए नामों में वे लोग शामिल थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, जो स्थायी रूप से राज्य से बाहर चले गए थे या जिनके नाम एक से ज्यादा बार दर्ज थे। ये सब सूची को शुद्ध करने की एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा था। हालांकि विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के अन्य सहयोगियों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उनका आरोप था कि ये मतदाता सूची को शुद्ध करने की आड़ में एक चुनावी धोखाधड़ी है। विपक्ष का मुख्य आरोप यही था कि केंद्र की भाजपा सरकार चुनाव आयोग का इस्तेमाल उन मतदाताओं के नाम हटाने के लिए कर रही है जिनके बारे में उसे शक है कि वे उसे वोट नहीं देंगे, खासकर अल्पसंख्यक और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लोग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने
इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया और वोटर अधिकार यात्रा शुरू की, जिसमें ये मांग की गई कि हटाए गए नामों की सूची सार्वजनिक की जाए ताकि उनकी सत्यता की जांच हो सके। विवाद तब और बढ़ गया जब ये सामने आया कि बिहार में लगभग 52 लाख से ज्यादा मतदाता सर्वेक्षण के दौरान अपने पते पर नहीं मिले थे। विपक्षी दलों ने सवाल उठाया कि इन सभी लोगों को बिना उचित सत्यापन के सूची से कैसे हटाया जा सकता है। उनका तर्क था कि इनमें से कई लोग प्रवासी मजदूर हो सकते हैं जो काम के सिलसिले में अस्थायी रूप से बाहर थे, लेकिन उनका वोट तो उनके स्थायी पते पर ही होना चाहिए। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई, जिसमें ये मांग की गई कि चुनाव आयोग उन सभी लोगों की सूची जारी करे जिनके नाम हटाए गए हैं, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। हालांकि चुनाव आयोग ने अदालत में जवाब दिया कि मौजूदा कानून के तहत ऐसी अलग सूची जारी करना जरूरी नहीं है। इस पूरे प्रकरण ने एसआईआर प्रक्रिया की चुनौतियों को उजागर कर दिया। एक तरफ चुनाव आयोग का मकसद एक स्वच्छ और त्रुटिहीन मतदाता सूची बनाना है, तो वहीं इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने से राजनीतिक संदेह और डर का माहौल भी बन गया। बिहार का अनुभव अब दूसरे राज्यों के लिए एक सबक बन गया है, जहां एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसने ये सवाल भी खड़ा किया कि क्या ये प्रक्रिया वाकई निष्पक्ष है या फिर ये किसी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है। इस विवाद ने चुनाव आयोग की स्वायत्तता और विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए, जिससे लोकतंत्र के एक अहम स्तंभ की साख दांव पर लग गई है। बिहार के बाद जब 27 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सहित 12 अन्य राज्यों में एसआईआर की घोषणा की गई, तो राजनीतिक टकराव और भी तेज हो गया। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने इस प्रक्रिया का पुरजोर विरोध किया। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने एसआईआर को एक नया और डरावना नाम दिया, साइलेंट इनविजिबल रिगिंग, मतलब खामोशी से की जाने वाली अदृश्य धांधली। उनका सीधा आरोप था कि यह भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से मतदाताओं, खासकर अल्पसंख्यकों के नाम हटाने की एक सोची समझी साजिश है, जिससे आगामी चुनावों में भाजपा को फायदा मिल सके। टीएमसी ने इस मुद्दे को भावनात्मक रूप से भी उठाया। अभिषेक बनर्जी ने एक 57 वर्षीय व्यक्ति प्रदीप कर के परिवार से मुलाकात की, जिसने कथित तौर पर एक सुसाइड नोट छोड़ा था। उस नोट में उसने अपनी मौत के लिए एनआरसी और एसआईआर से जुड़े डर को जिम्मेदार ठहराया था। टीएमसी ने इस घटना का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए किया कि एसआईआर की प्रक्रिया आम लोगों में किस हद तक घबराहट और डर पैदा कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अवैध घुसपैठियों की पहचान करने के बहाने असल में गरीब और अल्पसंख्यक बंगाली नागरिकों को निशाना बना रही है। इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी ने राज्य में एक तनावपूर्ण माहौल बना दिया और एसआईआर प्रक्रिया के इरादों पर गहरे संदेह खड़े कर दिए। कुछ इसी तरह का विरोध दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में भी देखने को मिला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने एसआईआर को वोट चोरी योजना करार दिया। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह उन राज्यों को निशाना बना रही है जहां गैर भाजपा सरकारें हैं। उनका तर्क था कि भाजपा अपने राजनीतिक विरोधियों को कमजोर करने के लिए चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। तमिलनाडु में यह मामला तब और गर्मा गया जब एक पूर्व विधायक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। यह मामला 2021 के चुनाव में बहुत कम वोटों के अंतर से हार से जुड़ा था, जिसमें मतदाता सूची में अनियमितताओं के आरोप लगे थे। इन दोनों राज्यों में एसआईआर के खिलाफ राजनीतिक प्रतिक्रिया बहुत तीव्र रही। यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया पर असहमति नहीं थी, बल्कि यह केंद्र राज्य संबंधों, चुनाव आयोग की निष्पक्षता और लोकतंत्र के भविष्य को लेकर एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा बन गई। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दोनों ही राज्यों में क्षेत्रीय दलों का मजबूत आधार है और वे अक्सर केंद्र सरकार की नीतियों का मुखर विरोध करते रहे हैं। एसआईआर ने उन्हें एक और मुद्दा दे दिया, जिसके माध्यम से वे भाजपा पर संघीय ढांचे को कमजोर करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हेरफेर करने का आरोप लगा सके। इस टकराव ने
एसआईआर की राष्ट्रव्यापी अमल को एक जटिल और विवादास्पद अभ्यास बना दिया। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों के बीच विचारों का गहरा मतभेद है। सरकार और भाजपा का नजरिया यह है कि एसआईआर एक जरूरी और लंबे समय से लंबित सुधार है। उनका तर्क है कि एक स्वच्छ और सटीक मतदाता सूची निष्पक्ष चुनावों की पहली शर्त है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार कहा है कि यह प्रक्रिया देश में मौजूद विदेशी घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें मतदाता सूची से हटाने के लिए बेहद जरूरी है। सरकार के मुताबिक दशकों से मतदाता सूची को अद्यतन नहीं किया गया है, जिससे इसमें लाखों फर्जी, डुप्लीकेट और अपात्र मतदाता शामिल हो गए हैं, जो चुनावी प्रक्रिया को विकृत करते हैं। भाजपा का मानना है कि विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस अहम सुधार का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके, उन अवैध वोट बैंकों को खोने से डरते हैं जो उन्होंने कथित तौर पर घुसपैठियों और फर्जी मतदाताओं की मदद से बनाए हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एसआईआर को लेकर जनता में डर और घबराहट फैलाने का आरोप लगाया। सरकार का पक्ष है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार ही की जा रही है। वे ये भी आश्वस्त करते हैं कि किसी भी असली भारतीय नागरिक का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा और यह प्रक्रिया केवल सूची को साफ करने के लिए है, न कि किसी को बाहर करने के लिए। दूसरी ओर विपक्ष का नजरिया बिल्कुल विपरीत है। उनका मुख्य आरोप है कि एसआईआर सुधार की आड़ में एक बहिष्करण का अभ्यास है। राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव जैसे आलोचकों ने भी इस चिंता को जाहिर किया है। विपक्ष का तर्क है कि भाजपा सरकार चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके उन समुदायों के मतदाताओं को निशाना बना रही है जो परंपरागत रूप से उसे वोट नहीं देते, जैसे कि अल्पसंख्यक, दलित और गरीब वर्ग। उनका डर है कि दस्तावेजों की कमी या प्रशासनिक जटिलताओं के कारण लाखों गरीब और अशिक्षित नागरिक अपनी पात्रता साबित नहीं कर पाएंगे और अपना मतदान का अधिकार खो देंगे। विपक्षी दलों ने एसआईआर की समय सारणी पर भी सवाल उठाए हैं, ये तर्क देते हुए कि इसे अहम चुनावों से ठीक पहले क्यों लागू किया जा रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी जैसे नेताओं ने इसे सीधे तौर पर भाजपा की चुनावी धांधली की साजिश बताया है। वे मांग कर रहे हैं कि प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जाए, हटाए गए नामों की सूची सार्वजनिक की जाए और लोगों को अपनी आपत्तियां दर्ज करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर दिया जाए। ये टकराव केवल एक प्रक्रिया के बारे में नहीं है, बल्कि यह इस गहरे राजनीतिक अविश्वास को दर्शाता है कि क्या सत्ताधारी दल लोकतांत्रिक संस्थानों का दुरुपयोग अपने पक्ष में कर रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर बढ़ते राजनीतिक विवाद और जनता के बीच फैल रही आशंकाओं के बीच भारतीय निर्वाचन आयोग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक रूप से स्वतंत्र संस्था है जिसका मुख्य काम देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। एसआईआर को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब में चुनाव आयोग ने बार बार जनता को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि ये प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शी और नियमों के अनुसार है। आयोग का कहना है कि उसका एकमात्र मकसद एक त्रुटिहीन मतदाता सूची तैयार करना है जो हर चुनाव का आधार होती है और इसका कोई छिपा हुआ राजनीतिक एजेंडा नहीं है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जहां विरोध सबसे ज्यादा मुखर है, वहां के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सार्वजनिक बयान जारी कर लोगों से न घबराने की अपील की है। उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी एक भी वैध मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। आयोग ने समझाया है कि घर घर सर्वेक्षण का मकसद केवल जानकारी को सत्यापित करना और अद्यतन करना है। अगर कोई व्यक्ति सर्वेक्षण के दौरान घर पर नहीं मिलता है तो उसका नाम तुरंत नहीं काटा जाएगा। इसके बजाय बीएलओ कई बार द्वारा करेगा और परिवार के अन्य सदस्यों या पड़ोसियों से जानकारी लेने की कोशिश करेगा। नाम हटाने की प्रक्रिया केवल पूरी तरह से पुष्टि के बाद ही की जाती है। चुनाव आयोग ने
ये भी विस्तार से बताया है कि नागरिकों के पास अपनी शिकायतों के समाधान के लिए कई मौके हैं। ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन के बाद सभी को दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए 1 महीने का समय दिया जाता है। अगर किसी का नाम गलती से कट जाता है तो वह फॉर्म 6 भरकर इसे फिर से शामिल करने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई चुनावी पंजीकरण अधिकारी के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील कर सकता है। अगर वहां भी समाधान नहीं होता तो राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी और अंततः उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटाने का भी अधिकार है। आयोग का कहना है कि ये बहुस्तरीय अपील प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि किसी भी नागरिक के साथ अन्याय न हो। इन तमाम आश्वासनों के बावजूद चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर हाल के वर्षों में लगे आरोपों ने उसकी विश्वसनीयता को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। विपक्ष का आरोप है कि आयोग सरकार के प्रभाव में काम कर रहा है। प्रशांत किशोर जैसे चुनावी रणनीतिकार का नाम 2 राज्यों की मतदाता सूची में पाए जाने और उसके बाद उन्हें नोटिस जारी होने जैसी घटनाओं ने मतदाता सूची की सटीकता की समस्या को उजागर किया है, लेकिन साथ ही SIR जैसी प्रक्रियाओं की आवश्यकता को भी रेखांकित किया है। आखिरकार SIR अभियान की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि चुनाव आयोग जमीन पर कितनी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ काम करता है और आम नागरिकों का विश्वास जीतने में कितना सफल होता है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया जितनी चुनाव आयोग के लिए अहम है, उतनी ही यह देश के हर एक नागरिक के लिए भी मायने रखती है। लोकतंत्र में मतदान केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है, और इस जिम्मेदारी का पहला कदम यही है कि आपका नाम मतदाता सूची में सही दर्ज हो। तो जब बूथ लेवल ऑफिसर आपके घर आए तो इसे बस एक सरकारी काम समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। आपको सक्रिय रूप से इस प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। BLO द्वारा दिए गए फॉर्म को ध्यान से पढ़ें, उसमें छपी जानकारी की जांच करें और अगर कोई गलती है तो उसे तुरंत सुधारें। यह सुनिश्चित करना आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि आपके परिवार के सभी योग्य सदस्यों का नाम सूची में शामिल हो। नागरिकों को कुछ जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। सबसे पहले 4 दिसंबर 2025 तक फॉर्म को भरना और जमा करना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका नाम सूची से हटाए जाने का खतरा है। दूसरी बात, फॉर्म में एक नया खंड है जिसमें 2002 से 2005 की SIR सूची में अपना या परिवार का नाम ढूंढकर उसका विवरण देना है। यह जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगर आपका नाम उस पुरानी सूची में नहीं मिलता है तो घबराइए मत। आपको अपनी पात्रता साबित करने के लिए कुछ अतिरिक्त दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या कोई अन्य सरकारी पहचान पत्र तैयार रखना पड़ सकता है। यह थोड़ी असुविधाजनक जरूर हो सकती है, लेकिन यह आपके मताधिकार को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। इसके अलावा ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद जागरूक रहना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अपने स्थानीय चुनाव कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर यह जांचें कि आपका और आपके परिवार का नाम सूची में सही ढंग से दर्ज है या नहीं। अगर कोई गड़बड़ी है तो निर्धारित समय के भीतर दावा या आपत्ति दर्ज करने में बिल्कुल भी संकोच न करें। यह आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। अफवाहों और गलत सूचनाओं से बचें, जो अक्सर ऐसे अभियानों के दौरान सोशल मीडिया पर फैलती हैं। अपनी जानकारी के लिए केवल चुनाव आयोग की आधिकारिक घोषणाओं और निर्देशों पर ही भरोसा करें। एक जागरूक और सूचित नागरिक ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक होता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रहे। आखिर में निष्कर्ष के तौर पर यही कहा जा सकता है कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR राजनीतिक विवादों और चुनौतियों के बावजूद भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक साहसिक और जरूरी कदम है। एक स्वच्छ, सटीक और विश्वसनीय मतदाता सूची निष्पक्ष चुनावों की आत्मा है। यह फर्जी मतदान को रोकती है, हर योग्य नागरिक को उसका अधिकार दिलाती है और पूरी चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बढ़ाती है। चाहे इस प्रक्रिया में कुछ तात्कालिक असुविधाएं हों, लेकिन इसके दीर्घकालिक लाभ कहीं ज्यादा हैं। इसलिए सरकार, विपक्ष, चुनाव आयोग और सबसे महत्वपूर्ण देश के नागरिकों को मिलकर इस प्रक्रिया को सफल बनाना चाहिए,
ताकि भारतीय लोकतंत्र पहले से कहीं अधिक मजबूत, जीवंत और समावेशी बन सके।